अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सर्कस राय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि एक स्विच मोड पावर सप्लाई जो होती है वो कैसे काम करती है। लीनियर पावर सप्लाईज का तो आपको पता है, उसमें ट्रांसफार्मर्स वगैरह होते हैं, लेकिन स्विच मोड पावर सप्लाई जो होती है ये हाई फ्रिक्वेंसी पावर सप्लाई होती है, जिसमें आपके मोबाइल फ़ोन के चार्जर्स, आपके लैपटॉप के चार्जर्स और काफ़ी सारे जो बैटरी चार्जर्स हैं मोस्टली वो फ्लाई बैक टोपोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। तो इनकी कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि इसके कंपोनेंट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं और ये कैसे काम करती है। तो चलें वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज जो स्विच मोड पावर सप्लाई हम स्टडी करने वाले हैं ना, वो उसका मॉडल है P12012। इनपुट जो 110 220 वोल्ट और आउटपुट 12 वोल्ट 10 एम्पेयर, यानी 110 से लेके 220 वोल्ट इस रेंज में वोल्टेज को दें तो ये ऑपरेट करेगी। तो ये इसका टॉप कवर है, ठीक है। यहाँ पे इसके दो स्क्रूज होते हैं, ठीक है। यहाँ एक यहाँ पर था और एक इधर है, तो ये आपने रिमूव कर लेने हैं। उसके बाद ये स्लाइडिंग है इसको मैं ऐसे स्लाइड करूँगा और ये पावर सप्लाई जो है ओपन हो जाएगी। तो ये देखने में कुछ इस तरह की नज़र आती है अंदर से। दोस्तों स्विच मोड पावर सप्लाई के अंदर मैं आपको साथ साथ जो है इसकी सर्किट डायग्राम भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब स्विच मोड पावर सप्लाई जो है ना, इसके अंदर सबसे पहले जो है टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, 220 वोल्ट के। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, न्यूट्रल एंड लाइव। और लाइव वायर जो होती है वो वाली वायर होती है जिसके ऊपर टेस्टर जो है ना हमारा ये ऑन हो जाता है, ठीक है। अभी देखिए मैं इस पर लगा रहा हूँ टेस्टर, तो ये ग्लो कर रहा है, आपको लाइट ऑरेंज लाइट नज़र आ रही है, ठीक है। न्यूट्रल वायर वो होती है जिसके पर टेस्टर ऑन नहीं होता, ठीक हो गया। ये वैसे आप उल्टे सीधे भी लगा दें तो इतना इशू नहीं होता। तो सबसे पहले जो है हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल्स के बाद जो है आगे चले जाएं हम, तो यहाँ पर हमारे पास ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। ये रेड कलर का फ्यूज़ है, ठीक है। नीचे आप देखें जो प्रिंट हुआ है ना फ्यूज़ के, तो ये आजकल ये फ्यूज़ यूज़ होते हैं, ये छोटे से होते हैं साइज़ में। अब इसके ऊपर देखें 5 एम्पेयर लिखा हुआ है, यानी ये 5 एम्पेयर का फ्यूज़ है। न्यूट्रल वाली साइड पे हमारे पास फ्यूज़ लगा हुआ है और जो दूसरी साइड है ना, जो लाइव वायर है, इसके साथ हमारे पास लगा हुआ है ये कंपोनेंट NTC 5D11। दोस्तों ये जो है ना ये थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर का फंक्शन कुछ ऐसे होता है कि शुरू में जब इसमें से करंट गुजरता है ना, जब ये ठंडा होता है नॉर्मल पोजीशन में, तो इसकी रेजिस्टेंस होती है। अब 5D11 है तो इसकी जो डाटा शीट है उसके अंदर देखें लिखा हुआ है 5 ओम, यानी कि 5 ओम ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जब ठंडी कंडीशन में होगा, नॉर्मल कंडीशन में 25 डिग्री पे। जब इसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद ये हीटअप हो जाता है और फिर जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 0.1 ओम हो जाती है, रेजिस्टेंस इसकी कम हो जाती है। तो इसको हम लोग लगाते हैं एज अ सर्ज प्रोटेक्टर होता है। ये स्टार्ट के अंदर जो कैपेसिटर होता है ना, ये एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है क्योंकि बिल्कुल ये डिस्चार्ज हुआ होता है। तो स्टार्ट के अंदर जो करंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम से गुजरता है कंपोनेंट्स में से, तो ये जो थर्मिस्टर होता है ना, ये उस टाइम हेल्प करता है और उस सर्ज को जो है ना थोड़ा सा प्रेस कर देता है। इसके बाद ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये जो है ये हमारे पास नॉइस फिल्टर है, ठीक है। जो फेराइट कोर के ऊपर वाइंडिंग हुई भी होती है, ठीक है। ये और ये कैपेसिटर्स वगैरह, ये पूरा नेटवर्क जो बना हुआ है ना, ये नॉइस फिल्टरिंग कर रहा है इस पावर सप्लाई के अंदर। दोस्तों जो नॉइस फिल्टर होता है ना, इसका काम ये होता है कि जो पावर लाइन यानी कि जो बिजली हमारे पास आ रही होती है उसके अंदर जो नॉइस वगैरह होता है, यानी हाई फ्रिक्वेंसीज के कुछ कंपोनेंट होते हैं ना, उनको ये फिल्टर कर देता है और पावर सप्लाई के अंदर नहीं जाने देता। और क्योंकि ये पावर सप्लाई हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेटेड है, हम लोग ऑसिलोस्कोप से देखेंगे भी कि कितनी फ्रिक्वेंसी पे जा रही है, तो वो जो नॉइस होता है इस सप्लाई का जो खुद ये बना रही होती है, वो नॉइस जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी वो उसको भी ये रोक देता है, यानी कि वो नॉइस जो है बाहर की सप्लाई के अंदर नहीं जाता, यानी जो बाहर नॉइस है वो अंदर नहीं जा सकेगा और जो अंदर है वो बाहर नहीं जाता। तो ये नॉइस फिल्टर जो होता है ये हाई फ्रिक्वेंसी को सप्रेस कर देता है। इसको आप एज अ लो पास फिल्टर भी कह सकते हैं। जो लो फ्रिक्वेंसी है यानी 50 हर्ट्ज की जो बिजली हमारे पास आ रही है उसको तो ये जाने देता है, लेकिन जो हाई फ्रिक्वेंसीज होती है ना, सर्ज वगैरह और जो नॉइस होता है उसको ये फिल्टर कर देता है और रोक लेता है। दोस्तों फ्यूज, थर्मिस्टर, नॉइस फिल्टर के बाद हमारे पास आ जाता है फुल ब्रिज रेक्टिफायर। और फुल ब्रिज रेक्टिफायर जो है इसका फंक्शन ये होता है कि जो AC होती है ना वेवफॉर्म, उसको ये DC के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके आगे कैपेसिटर लगा होता है जो कि स्टोर कर लेता है DC वोल्टेज को, ठीक है। तो फुल ब्रिज जो होता है ये AC टू DC कन्वर्जन करता है, क्योंकि हमारी जो स्विचिंग पावर सप्लाई होती है ये DC स्क्वायर वेव के ऊपर काम करती है, ठीक है। AC साइन वेव पे ये काम नहीं करती। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है ना हमारा स्टेज पावर सप्लाई के अंदर, स्विच मोड के अंदर, हम AC को DC के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं सर्किट डायग्राम जो है वो भी आपको मैं दिखाने लगा हूँ। ये 320volt.com वेबसाइट थी, वहाँ से मैंने डाउनलोड की थी। तो इसके अंदर आप देखें कि इनपुट AC आई ना हमारे पास, फ्यूज़ वगैरह NTC, ये कुछ मतलब इसके अंदर अब नॉइस फिल्टर नहीं लगा हुआ डायग्राम के अंदर, लेकिन कुछ में होता है, ठीक है। यहाँ से आने के बाद ये हमारे पास फुल ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें 4 डायोड होते हैं, ठीक है। जैसे ये 4 लगे हैं ना, 1 2 3 4, इसी तरह ये 4 लगे हुए होते हैं।
अब ये काम कैसे करते हैं, इनके आगे कैपेसिटर लगा हुआ था, इन्होंने 2 लगाए हुए हैं लेकिन एक होता है, ठीक है, ज़्यादातर एक होता है, 2 भी होते हैं कुछ में। तो यहाँ से जब पॉजिटिव साइकिल आता है ना, अगर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से आता है। अब पॉजिटिव साइकिल के लिए आपको मैंने डायोड की वीडियो में बताया था कि डायोड का ये साइड पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव यहाँ से गुजरेगा और कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चला जाएगा, ठीक है। इस पे नेगेटिव आ रहा होगा, ठीक है, जो नेगेटिव है वो थर्मिस्टर से होता हुआ यहाँ पर पहुंचेगा। अब इधर नहीं जा सकता वो नेगेटिव साइकिल यहाँ से नेगेटिव से इंटर होगा और कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इसी जब पोलैरिटी उल्टी होगी फिर क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव यहाँ से आएगा, नेगेटिव इस डायोड में से फॉरवर्ड बायस में होगा और यहाँ नेगेटिव प्लेट पे चला जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव इधर नहीं बल्कि इधर जाएगा, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस से यहाँ से जाता हुआ इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे चला जाएगा। तो इससे जो एसी वोल्टेज होते हैं ना वो यहाँ पर डीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये कैपेसिटर क्या करेगा, ये उनको स्मूथ कर देगा। अभी जो है मैंने इस पावर सप्लाई को ऑन किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने एसी वोल्टेज दिए हैं, पहले आपको मैं एसी वोल्टेज चेक करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें एसी वोल्टेज जो है वो 238 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, 238। यहाँ इन कंपोनेंट्स में गुजरने के बाद भी जो है ये 238 वोल्ट ही रहेंगे, ठीक है। देखें 238 वोल्ट एसी यहाँ पर आ रहे हैं। अब फुल ब्रिज के बाद कितने वोल्टेज बनते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। मीटर को मैं डीसी वोल्टेज के ऊपर रखूंगा, ठीक है, और इस कैपेसिटर को, ये हाई वोल्टेज पावर सप्लाई होती है, ठीक है। तो आपने बहुत एहतियात करनी है, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इससे करंट लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो अगर आप इस फील्ड के नहीं हैं तो फिर आपने इन चीज़ों को टच नहीं करना। तो अभी जो है यहाँ पर ये कैपेसिटर है जा रहे हैं, अब कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज 325 वोल्ट आ रहे हैं, इनपुट पे थे 238 वोल्ट और कैपेसिटर पे 224 वोल्ट आ रहे हैं, वोल्टेज ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप सोच रहे होंगे, देखें इनपुट 238 वोल्ट एसी थे और डीसी में जब कन्वर्जन हुई है तो वोल्टेज ज़्यादा क्यों हो गए हैं, ये क्या मतलब सीन हुआ है। तो अभी मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ। अभी वोल्टेज जो है वो मैं लिख लेता हूँ पहले। अब दोस्तों ये एक टेक्निकल चीज़ है, थोड़ी इसको समझिएगा। जो एसी वोल्टेज हमने मेजर किए वो 239 थे और डीसी देखें 327 वोल्ट पे पहुंच गए हैं, ठीक है। ये अब सोचने वाली बात है कि एसी कम था डीसी ज़्यादा कैसे हो गए। असल में हो ये ऐसे रहा होता है कि जो एसी वेव फॉर्म होती है ना हमारे घर जो आती है, जो मीटर मेजर करता है ना वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। अब आरएमएस वैल्यू को क्यों मेजर करता है, उसकी वजह ये होती है कि ये इफेक्टिव वैल्यू होती है, यानी ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र हो रही होती है इस टाइम, ठीक है। जो पीक वैल्यू होती है ना एसी वेव फॉर्म की वो मीटर मेजर नहीं करता, ठीक है। पीक पे हो सकता है इतने 327 वोल्ट ही आ रहे हो, ठीक है। तो मीटर जो है वो उस पीक के नीचे से वेव फॉर्म को इस जगह से मेजर कर रहा होता है जो कि आरएमएस होती है वैल्यू, ठीक है। आरएमएस अगर 239 वोल्ट है, ठीक है, जो उसी वेव फॉर्म की पीक जो है वो हो सकता है 327 वोल्ट हो। तो जो कन्वर्जन होती है ना एसी टू डीसी ब्रिज में से जब वो गुजरता है करंट, तो उस टाइम ये सारे ये पीक वोल्टेज जो है ये भी आगे जाते हैं, ठीक है, ये भी कैपेसिटर के ऊपर जाके स्टोर होते हैं। तो इसलिए जो कैपेसिटर पे वोल्टेज होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब जो फार्मूला है ना इनका वो है डीसी वोल्टेज होता है ना एसी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस वीडी, यानी जो ब्रिज डायोड वगैरह का वोल्टेज होते हैं वो माइनस हम कर लेते हैं। अब इस फार्मूले को अगर हम इसमें वैल्यूज शैल्यूज डालें, ठीक है, 239 इंटू √2 हम करें तो ये देखें 337 या 338 वोल्ट हमारे पास आ गए, ठीक है। तो देखिए नियरली इक्वल टू है इन्हीं के 327। अब ये थोड़ा बहुत जो फ़र्क है ये डायोड के वोल्टेज वगैरह, और क्योंकि ये पावर सप्लाई जो है इसके ऊपर अभी लोड नहीं पड़ा हुआ तो इस वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। तो ये रीज़न थी कि एसी वोल्टेज जो है वो कम होते हैं, जब वो डीसी के अंदर कन्वर्ट होते हैं ब्रिज के थ्रू तो उस टाइम कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, डीसी के अंदर ज़्यादा वोल्ट बन जाते हैं, उसकी ये रीज़न। अब कैपेसिटर के बाद जो हमारे पास सेक्शन आ जाता है ना, बेसिक जो है वो 3 किस्म के सेक्शंस होते हैं पावर स्विचिंग सप्लाई के अंदर। एक कंट्रोलिंग सेक्शन होता है, ठीक है, जो ये यूजी 3843 लगी हुई है, ये कंट्रोल सेक्शन है, ठीक है। ये मोसफेट ड्राइवर है, ठीक है, जो ये आईसी जो है इस मोसफेट ड्राइवर को चलाती है। ये मोसफेट ड्राइवर जो होता है क्या करता है, ये इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना उसके ऊपर पल्सेटिंग डीसी देता है, ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन होता है इसमें स्नबर का, ये डायोड कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस ये मिलकर स्नबर बनाते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। पहले इस कंट्रोलर का सर्किट जो है वो हम स्टडी कर लेते हैं। अब जो कंट्रोलर सर्किट होता है ना, ठीक है, ये आईसी है, ठीक है, 38 42 या 43 या 45 और इन दो के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। उसका ड्यूटी साइकिल 50% होता है, इनका जो 100% होता है, 99 कुछ % होता है। तो कंट्रोलर जो होती है ना ये ऑन कैसे होती है, कंट्रोलर के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है, 100K की, ठीक है, 1 वाट की आपको नज़र आ रही है। तो इस रेजिस्टेंस से करंट आता है, ठीक है, करंट आते ये जो कैपेसिटर लगा हुआ होता है ना 100 माइक्रोफैराड या जो भी कैपेसिटर होता है उसके ऊपर वोल्टेज बनना शुरू हो जाते हैं।
वोल्टेज जब इसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर जाते हैं ना, इसके कुछ थ्रेशोल्ड वोल्टेज होते हैं जो मे बी 8 वोल्ट या 9, ठीक है, उससे जब ऊपर वोल्टेज आते हैं ना, या ऐसी बहुत कम करंट पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इसका ये फ़ायदा है। तो उस थोड़े से करंट के ऊपर ना ये फटाफट ऑन होती है। जैसे ये ऑन होती है, ये जो मॉसफेट लगा हुआ है ना, इसको ये पावर अप करती है, ठीक है। ये मॉसफेट क्या करता है, ये सीधा कनेक्ट है इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के साथ। ये वहाँ पे पल्सेटिंग डीसी देना शुरू कर देता है। जब पल्सेटिंग डीसी देता है ना, ट्रांसफार्मर ऑन होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास 3 वाइंडिंग होती हैं, ठीक है। ये जो ट्रांसफार्मर है ना, फ्लाईबैक टोपोलॉजी के अंदर, इसके अंदर हमारे पास 3 वाइंडिंग होती हैं। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, जिसके ऊपर ये ड्राइवर मॉसफेट जो है ये वोल्टेज भेजता है, ठीक है, 310 वोल्ट या जितने भी डीसी वोल्टेज होते हैं वो जाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जिससे हम लोग आउटपुट लेते हैं, ठीक है। सेकेंडरी पे ये मॉसफेट लगा होता है और ये कैपेसिटर वगैरह ये आउटपुट वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं। और एक तीसरी वाइंडिंग होती है जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या कहती है, वो इस माइक्रो कंट्रोलर, ये जो कंट्रोलर होती है, सॉरी, पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर, इसको पावर सप्लाई देती है। तो अभी यहाँ सर्किट डायग्राम में हम देख लेते हैं। तो ये 3 वाइंडिंग है हमारे पास, एक वाइंडिंग प्राइमरी, ये सेकेंडरी है, और ये जो वाइंडिंग है ये हमारे पास ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ओके, सो स्टार्ट में क्या होता है, यहाँ पर डीसी वोल्टेज होते हैं ना, ठीक है, कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज आते हैं, यहाँ से जो है करंट जाता है, इस कैपेसिटर पे स्टोर होता है, माइक्रो ये कंट्रोलर जो है यहाँ ऑन हो जाती है। जैसे ये पल्सेटिंग यहाँ भेजना शुरू करती है, ट्रांसफार्मर ऑन हो जाता है। ट्रांसफार्मर जब से ऑन होता है तो यहाँ पे इस एक्सिलरी वाइंडिंग पे वोल्टेज बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि इस फास्ट रिकवरी डायोड से ना रेक्टिफाई होने के बाद इस कैपेसिटर पे स्टोर होते हैं। तो ये जो कैपेसिटर होता है ना, यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। पहले हो सकता है 8 या 9 वोल्ट बन रहे हों इस रजिस्टर की वजह से, फिर जैसे ही ट्रांसफार्मर ऑन होता है तो एक प्रॉपर जो पावर सप्लाई है वो जनरेट हो जाती है इस कंट्रोलर की। बेताली होती है ना, ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आ जाती है, ये फुली फंक्शनल हो जाती है और काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ पर आप चीज़ देखें कि ये फ्लाईबैक टोपोलॉजी है, वो हमें पता कैसे चलता है कि ये डॉट लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी वाइंडिंग का डॉट है ना, और जो सेकेंडरी का डॉट है ये ऑपोजिट है, ठीक है। मतलब ये जो वाइंड हुई भी होगी ना, सेकेंडरी वाइंडिंग इसके ऑपोजिट वाइंड हुई हुई होगी, जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है वो दूसरी साइड से स्टार्ट हुई हुई होती है। अगर दोनों के डॉट जो है मैच कर रहे हो ना, तो फिर ये फ्लाईबैक टोपोलॉजी नहीं रहती, इसको हम लोग ट्रांसफार्मर एक्शन कहते हैं। फिर वो टोपोलॉजी चेंज हो जाती है। टोपोलॉजी का मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, टोपोलॉजी दोस्तों कहते हैं वर्किंग प्रिंसिपल को, यानी वर्किंग मेथडोलॉजी, ठीक है। हमारे पास एक फ्लाईबैक पावर सप्लाई होती है, फॉरवर्ड कन्वर्टर होता है, हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज, ये पावर सप्लाईज होती हैं। अब कंप्यूटर की पावर सप्लाई में जिनमें 2 ट्रांजिस्टर या मॉसफेट लगे हुए होते हैं वो हाफ ब्रिज होती हैं, उनके अंदर ज़्यादातर 2 कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। जो फुल ब्रिज पावर सप्लाई होती है उसके अंदर 4 मॉसफेट होते हैं, यानी 4 ड्राइवर मॉसफेट होते हैं। फ्लाईबैक जो होता है इसके अंदर 1 मॉसफेट होता है, ठीक है। ये देखें 1 मॉसफेट लगा हुआ है, यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है, ये एक सिंगल मॉसफेट है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फ्लाईबैक सप्लाई है ये काम कैसे करती है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ट्रांसफार्मर की यहाँ पर हमारे पास 310 वोल्ट पॉजिटिव आ जाते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव होता है ना वो हमने मॉसफेट के थ्रू कंट्रोल किया होता है, यानी पॉजिटिव तो हमने दिया होता है लेकिन नेगेटिव हम नहीं दे रहे होते, वो मॉसफेट एज अ स्विच काम कर रहा होता है। ये इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को ना, यानी कि नेगेटिव देता है, फिर डिस्कनेक्ट करता है, फिर नेगेटिव देता है, तो पावर सप्लाई जो है ना प्राइमरी वाइंडिंग की ऑन ऑफ हो रही होती है। अब जब मॉसफेट ऑन होता है ना, ये क्या करता है, ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड इसको ये कनेक्ट कर देता है नेगेटिव को इस वाइंडिंग के इस टर्मिनल के साथ, ठीक है। दूसरा टर्मिनल जो होता है ये कनेक्ट हुआ होता है पॉजिटिव के साथ। अब इस ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी साइड है ना, इस साइड 310 वोल्ट आ जाते हैं, ठीक है। जितने इनपुट कैपेसिटर के हैं वो सारे के सारे इसकी प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर आ जाते हैं। अब क्योंकि जो प्राइमरी वाइंडिंग की पोलैरिटी है ना और जो सेकेंडरी है वो ऑपोजिट है, तो इस पे जब वोल्टेज बन रहे होते हैं ना, तो ये जो है ना, ये डायोड ये रिवर्स बायस में रहता है, कोई पावर आगे ट्रांसफर नहीं हो रही होती। ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है ना, इस पे करंट जाना शुरू हो जाता है, ये इसकी जो कोर होती है ना चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चार्ज होती है, हम चार्जिंग का डिपेंड करता है कितनी हम चार्ज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आउटपुट पे लोड कितना है, ठीक है। थोड़ी बहुत हम उसे चार्ज करते हैं, जैसे चार्जिंग करने के बाद हम मॉसफेट ऑफ होता है ना, तो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ना इसकी पोलैरिटी उल्टी हो जाती है, ठीक है। और डायोड पहले जो है ये रिवर्स बायस था, अब ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है, और यहाँ से करंट जो है ना इस डायोड में से गुजरता हुआ कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाता है और कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज बन जाते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर कितनी पावर या कितनी एनर्जी हमने स्टोर करवानी है, वो चीज़ उसके लिए हम लोगों ने एक नेटवर्क बनाया होता है फ्लाईबैक के अंदर, जिसे हम कहते हैं
फीडबैक, ठीक है। ये फीडबैक वाली पावर सप्लाई होती है फ्लाईबैक, हमेशा फीडबैक इसके अंदर होता है। अगर फीडबैक ना होना तो आउटपुट वोल्टेज कई दफ़ा इतने हाई चले जाते हैं 100-150, वो मतलब अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। क्योंकि इंडक्टर जब फुली चार्ज होता है तो वो एक स्पाइक, बहुत ज़्यादा करंट आगे जाना शुरू हो जाता है। कैपेसिटर के वोल्टेज हो सकता है अगर 16 वोल्ट रेटेड के कैपेसिटर हैं तो उन पर 50 वोल्ट चले जाएँ और वो बस्ट हो जाए। तो मोस्टली फ्लाईबैक जो फेल होती है ना, जब उनका फीडबैक नेटवर्क ख़राब होता है तो वो जो उनके कैपेसिटर जल जाते हैं और वो पावर सप्लाई ज़्यादा लोड की वजह से उनके मॉसफेट जल जाते हैं और वो ख़राब हो जाती हैं। अभी तक हमने जो चीज़ें सीखी हैं ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि ये इनपुट सिस्टम, नॉइज़ फ़िल्टर कैसे काम करता है, ब्रिज रेक्टिफायर के बाद कितने वोल्टेज बनते हैं, एसी कितने होते हैं, कैपेसिटर कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये कंट्रोलर सेक्शन और ये मॉसफेट ड्राइवर जो है ये किस तरह इसकी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एनर्जाइज करता है, और फिर वोल्टेज जो है वो रेक्टिफाई होने के बाद ये डायोड लगा हुआ है 3 पिंस, ठीक है। ये डायोड है, ये शॉर्ट की डायोड है, ठीक है। शॉर्ट की जो है फास्ट रिकवरी का भी काम करता है, यहाँ पे हम फास्ट रिकवरी भी यूज़ कर सकते हैं और मोस्टली शॉर्ट की करते हैं ताकि कम पावर लॉस हो। उसके बाद आगे रेक्टिफिकेशन के बाद ये कैपेसिटर्स जो हैं ये स्टोरेज कर लेते हैं और उसके बाद आ जाता है हमारा फीडबैक नेटवर्क। अब इसके अंदर फीडबैक के लिए आपको ये एक TL431 शंट रेगुलेटर लगी हुई है, इसके साथ कुछ रेजिस्टेंस वगैरह हैं और यहाँ पर आपको ये एक ऑप्टो कपलर नज़र आ रहा है। ये चीज़ें मिलके जो है ना फीडबैक बना रही होती हैं। दोस्तों फीडबैक नेटवर्क के अंदर ये जो TL431 है ना, इसको हम लोग शंट रेगुलेटर कहते हैं। ये TL431 इसकी 3 पिन होती हैं, ठीक है, रेफरेंस, एनोड और कैथोड। अब इसका जो सर्किट होता है ना वो कुछ इस तरह का बना होता है, ठीक है। अब ये पावर सप्लाई कुछ और है लेकिन इसका आउटपुट सेक्शन जो है ना वो इसके साथ मैच होता है, इसलिए मैं आपको इसका जो आउटपुट सेक्शन है ये नहीं मैं आपको बता रहा फ़िलहाल, तो ये सिंपल पहले सीख लेते हैं। तो इसके अंदर ये ऑप्टो कपलर लगा हुआ है आपके पास, ठीक है। ऑप्टो कपलर के अंदर एक साइड LED होती है और वो लाइट के थ्रू ना दूसरी साइड उसके ट्रांजिस्टर लगा होता है जो कि ऑन ऑफ होता है। अब ये जो लगी हुई है ना ये TL431 है, उसका सिंबल है। इसकी ये दरमियानी पिन जो है रेफरेंस की है, ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। अब ये सर्किट काम कैसे कर रहा होता है, इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास एक वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ होता है। ये पावर सप्लाई की आउटपुट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अगर +12 वोल्ट है ना तो ये माइनस है यानी कि ग्राउंड है पावर सप्लाई का, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पर ये 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये 4.7K की रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर ये वोल्टेज डिवाइडर जो है ना ये दोनों रेजिस्टर मिलके यहाँ पर वोल्टेज जनरेट करते हैं, ठीक है, जो कि 2.5 वोल्ट के आसपास होते हैं। अब ये शंट रेगुलेटर काम कैसे करता है, जब इसके यहाँ इस पॉइंट रेफरेंस की पिन के ऊपर 2.5 वोल्ट से कम वोल्टेज होते हैं ना तो ये एज अ क्लोज स्विच काम करता है, मतलब ये इस LED को ऑन नहीं होने देता, ये ग्राउंड जो है ना इस LED की तरफ नहीं जाने देता, ये LED ऑफ रहती है। ऊपर से तो इसको यहाँ से 12 वोल्ट से ये प्लस रेजिस्टेंस के थ्रू पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहे हैं ना, लेकिन नेगेटिव इस शंट रेगुलेटर के थ्रू मिलनी होती है, इसलिए ये ओपन स्विच में जब डिस्कनेक्ट कर देता है एनोड को कैथोड के साथ, LED ऑन नहीं होती। अब जब रेफरेंस की पिन के ऊपर वोल्टेज 2.5 से ऊपर जाते हैं ना, जैसे ही ऊपर जाते हैं तो ये क्या करता है, ये एनोड को कैथोड से शॉर्ट कर देता है। जैसे ही शॉर्ट करता है यहाँ से ग्राउंड चला जाता है और ये LED ऑन होती है। जैसे ही ऑप्टो कपलर की LED ऑन होती है ना तो ये ट्रांजिस्टर जो होता है ये अपने दोनों टर्मिनल शॉर्ट कर देता है। होता यह है कि दूसरी साइड हमारे पास लगी हुई होती है ये कंट्रोलर IC, और कंट्रोलर IC की जो पिन 1 होती है ना इसके ऊपर हमारा ग्राउंड चला जाता है। नॉर्मली इसके ऊपर ग्राउंड नहीं होता। अब देखें ये ऑप्टो कपलर का जो ट्रांजिस्टर है ना इसकी जो एमीटर है ये कनेक्ट हुआ हुआ है ग्राउंड के साथ, ठीक है। कलेक्टर जो है ये कनेक्ट हुआ हुआ है इसका पिन 1 के साथ। तो पिन 1 के ऊपर जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है ना तो ये क्या करती है, ये इस मॉसफेट को ऑफ करा देती है। जब मॉसफेट ऑफ हो जाता है पावर सप्लाई जो प्राइमरी वाइंडिंग को करंट जा रहा होता है, करंट वोल्टेज वो बंद हो जाते हैं, और इससे करने से ये होता है कि आउटपुट वोल्टेज जो होते हैं ना वो कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। ये जो सेटिंग होती है ना ऑप्टो कपलर की या फीडबैक की वो हम करते हैं इन दो रेजिस्टेंस से। ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके वोल्टेज एडजस्ट करती हैं इनपुट के, ठीक है। अब ये जो 4.7K की रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पर अगर हम एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा दें, एक वॉल्यूम लगा दें, तो हम लोग इनपुट के वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस को चेंज करने से। अभी जो है मैं आपको TL431 के रेफरेंस वोल्टेज जो है चेक करवा रहा हूँ। ये देखिए 2.48 वोल्ट जो है यहाँ पर आ रहे हैं। यानी 2.5 से जैसे ही ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि जो ऑप्टो कपलर है ना या ये इसकी LED ऑन हो जाती है और ये माइक्रो जो कंट्रोलर है ना उसको ऑफ करा देता है। दोस्तों फीडबैक के अंदर जो है ना थोड़ा बहुत कंट्रोल इन्होंने हमें दिया हुआ है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी हुई है ऑरेंज कलर की, ठीक है। किसी भी एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से ना आप इसको रोटेट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अभी वोल्टेज में आपको चेक करवाता हूँ इस पावर सप्लाई के कितने हैं।
और फिर हम इसको वेरी करके देखते हैं कि कितनी इसके अंदर एडजस्टिंग वगैरह है वोल्टेज। अभी देखें वोल्टेज जो है ना वो 13.6 आ रहे हैं, ठीक है, इसके आउटपुट के ऊपर। तो इनको मैं अभी एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं इनको 12 पे लेके जा सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं रोटेट करूँगा, ये देखें वोल्टेज जो है वो 12 पे आ गए, ठीक है। अब कम से कम अगर मैं लेके जाता हूँ तो ये जा रहे हैं जी 10 वोल्ट के ऊपर, ठीक है। और मैक्सिमम इसको अगर मैं घुमा रहा हूँ तो ये 13.6 तक वोल्ट जा रहे हैं, ठीक है। अब ये रेंज लिमिटेड है, ठीक है, इसके अंदर अंदर आप इसको कर सकते हैं एडजस्ट, इसके बाहर आप नहीं जा सकते, आप 15 वोल्ट या 20 वोल्ट 24 वोल्ट नहीं ले सकते इससे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं फ्लाईबैक को हाई वोल्टेज के अंदर। फॉर में 24 वोल्ट आपने इसे लेने हो या आपने इसे 5 वोल्ट या 3 वोल्ट लेने हो तो वो कैसे लेने। सो आई होप सो जो फीडबैक का सिस्टम था जो नेटवर्क, वो आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है इसमें। तो अब मैं आपको एक और इसमें एक टेक्निकल चीज़ बताने लगा हूँ, जो स्नबर इसके अंदर लगा हुआ है। ये दो डायोड हैं, ये दोनों पैरेलल हुए हैं, ठीक है। ये दो 1K की रेजिस्टेंस है, ये भी दोनों पैरेलल हुई हुई है 1 वाट की। और ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये है 103 10 नैनो का ये कैपेसिटर है, ठीक है, 2 kV का। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, डायोड, रेजिस्टर और कैपेसिटर, RCD, इसका हम लोग कहते हैं RCD स्नबर। अब स्नबर एक सर्किट होता है, ठीक है। स्नबर का फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लें। अब ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये एक लैपटॉप के मैंने अडाप्टर में से निकाला था, ठीक है। ये भी फ्लाईबैक टोपोलॉजी वाला है। इसके अंदर ये हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग के पॉइंट है, इन्होंने 3 दिए हुए हैं लेकिन एक यूज़ नहीं हो रहा, 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाइंडिंग जो है ये एक्सिलरी वाइंडिंग है, जिससे जो कंट्रोलर है उसकी सप्लाई बनती है। और ये जो है ये आउटपुट यानी सेकेंडरी वाइंडिंग है। जो ट्रांसफार्मर होता है ना, इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कपल हुई हुई होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब ये 2 वायर्स मैंने ऐसे कनेक्ट की हुई है ना, अब इनके अंदर ना कपलिंग हुई हुई है, यानी ये आप कर लें प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी कर लें, ये दोनों कपल्ड है। अब अगर हम इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे में कर देता हूँ, अब कपलिंग में फ़र्क आ गया, ठीक है। यानी कि आप पूरा 100% कपलिंग नहीं हुई हुई, यानी कि ये जो पोर्शन है ये वाला और इसका जो ये पोर्शन है ये कपल नहीं हुआ हुआ, ठीक है। यानी कि ये फ्लक्स इसका वेस्ट होगा, यहाँ से जो फ्लक्स बनेगा ना वाइंडिंग उसके अंदर कोर के अंदर, वो इस वाइंडिंग के अंदर नहीं जाएगा, तो इसी तक कुछ फ्लक्स पे। अब और मैं ऐसे कर देता हूँ, अब देखें कपलिंग कमज़ोर हो गई है, ठीक है, सही तरह कपलिंग नहीं हुई प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर। तो जब हम लोग ट्रांसफार्मर को वाइंड करते हैं ना, उसके अंदर 100% कपलिंग नहीं कर सकते हम, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है वाइंडिंग जो कपल नहीं हुई हुई होती, तो हम उसे कहते हैं लीकेज फ्लक्स। अभी जो है मैं आप लोगों को लीकेज फ्लक्स बताने लगा हूँ। अब ये ट्रांसफार्मर जो है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो है ना, उसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है मीटर के साथ। तो आप अगर देख सकते हैं ये 536.4 माइक्रो हेनरी वैल्यू शो कर रहा है मीटर, ठीक है। अभी देखें जब मैं सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट करता हूँ ना, तो क्या होता है जी, यानी कि सीधा ये 4.4 माइक्रो हेनरी पे आ गया, ठीक है। जब मैं इसको ओपन करता हूँ 537 माइक्रो हेनरी इंडक्टेंस है, जब इसे मैं शॉर्ट करता हूँ इंडक्टेंस देखें सिर्फ 4.3 माइक्रो हेनरी है। तो अब ये जो 4.3 माइक्रो हेनरी है ना, ये लीकेज इंडक्टेंस है, ठीक है। ये वो इंडक्टेंस है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कपल नहीं हुई हुई, ठीक है, ये वाइंडिंग उस वाइंडिंग की इंडक्टेंस है। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली एक बात है बड़ी इंटरेस्टिंग, ये वो कंपोनेंट लगे हुए हैं जो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था। ये डायोड लगा हुआ है, उसमें 2 पैरेलल हैं, ये इससे फर्क नहीं पड़ता आप 2 लगाएं 3 लगाएं, वो डिपेंड करता है पावर के ऊपर, ठीक है। ये रेजिस्टर एक लगा हुआ है और ये इसके पैरेलल में कैपेसिटर है, तो ये तीनों चीजें मिलकर स्नबर सर्किट बनाती हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये बनता है कि जब हम यहाँ पे इंडक्टर को यहाँ पर हम पॉजिटिव देते हैं, ठीक है, यानी 310 वोल्ट का पॉजिटिव यहाँ पर आता है, और जो नेगेटिव है ना वो इस मोसफेट के थ्रू यहाँ पर इस पॉइंट पे आ जाता है। अब जब हम सप्लाई ऑफ करते हैं यानी मोसफेट ऑफ कंडीशन में होता है, तो फिर प्रॉब्लम एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। प्रॉब्लम ये बनता है कि अब इंडक्टर जो है ना, आपको मैंने इंडक्टर की वीडियो में बताई थी कि ये अपनी डायरेक्शन उल्टी कर लेता है, ठीक है। मतलब ये साइड अगर नेगेटिव थी ना, तो ये साइड अब वाइंडिंग इसकी बन जाएगी पॉजिटिव, यानी यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और ये वाइंडिंग इसकी बन जाएगी नेगेटिव, ठीक है। ये जब अपनी पोलैरिटी चेंज करता है ना, तो प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पर तो हमारा पॉजिटिव था कैपेसिटर का, ठीक है। अब कैपेसिटर का पॉजिटिव इंडक्टर बैटरी बन गई है। अब जब ये बैटरी बनेगी तो इसका ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, तो ये सीरीज के अंदर वोल्टेज बन जाएगी, यानी 327 वोल्ट या 300 वोल्ट इसके प्लस इस इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज थे ना वो भी 300 होंगे। तो 300 जमा 300 ये तकरीबन 600 या 700 वोल्ट बन जाते हैं, ठीक है। 700 वोल्ट बन गए प्लस इसमें जो आपको मैंने लीकेज इंडक्टेंस बताई है ना, यहाँ पर एक इंडक्टर और लगा हुआ होगा, ठीक है, वर्चुअल, जिसके अपने वोल्टेज होंगे। वो जो लीकेज
एल के कहते हैं वो लीकेज इंडक्टर होगा ना, उसके भी कुछ वोल्टेज होंगे प्लस वो भी ऐड हो जाएंगे। तो 300 600 प्लस हो सकता है इसके 200 300 वोल्ट इसके भी बनते हो, ठीक है। तो ये टोटल बन के तकरीबन 7 से 8 900 तक इतने वोल्टेज बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारा मॉसफेट होता है ना, इसके अक्रॉस इसके टर्मिनल्स के ऊपर उतने वोल्टेज बन जाते हैं। लेट्स से 800 वोल्ट जो है वो इस मॉसफेट के ड्रेन और सोर्स पे बन जाएंगे। अब हमें इसी प्रॉब्लम की वजह से क्या करना पड़ता है कि मॉसफेट की जो रेटिंग है ना, वोल्टेज रेटिंग, वो हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है। 800 900 या 1000 वोल्ट का हमें मॉसफेट यहाँ यूज़ करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि ये इस इंडक्टर की जो प्राइमरी वाइंडिंग की जो इंडक्टर्स है ना, जो इसके वोल्टेज है, उनको तो हम ख़त्म नहीं कर सकते और ना ही इस कैपेसिटर के वोल्टेज को ख़त्म कर सकते हैं। यानी तीन बैटरियाँ सीरीज़ में है ना, तो ये दो बैटरियों को तो हम नहीं छेड़ सकते। जो लीकेज इंडक्टेंस की जो इंडक्टेंस है ना, जो इसके वोल्टेज बन रहे होते हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम ये आरसीडी नेटवर्क लगा देते हैं, ठीक है। जो तीनों सीरीज में वोल्टेज बन रहे होते हैं ना, वो क्या होता है कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव आता है इस डायोड में से, इस कैपेसिटर, ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, ठीक है। इसके अक्रॉस लेट से 700 या 800 वोल्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस क्या कहती है, ये इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना शुरू कर देती है और फिर ये हीट डिसिपेट यानी गर्म होना शुरू हो जाती है। तो ये सर्किट जो होता है, इसका काम होता है कि क्लैंप कर लेता है वोल्टेज को, ठीक है। जो लीकेज इंडक्टर्स के वोल्टेज होते हैं ना, उनको क्लैंप करके फटाफट इसकी तरफ भेजने की बजाय ना इस नेटवर्क में भेज देता है ये डायोड, ताकि ना वो वोल्टेज हीट डिसिपेट ज़ाया हो जाए, वो पावर ज़ाया हो जाए, ठीक है। पावर ज़ाया करने का हमें फ़ायदा ये होता है कि जो मॉसफेट है ना, इसके वोल्टेज हम अगर विदाउट आरसीडी नेटवर्क हमारे वोल्टेज 900 तक जा रहे हैं या 800 तक जा रहे हैं ना, तो विद दिस नेटवर्क हम उसको हो सकता है 600 पे रोक लें या 700 वोल्ट के ऊपर हम लोग क्लैंप कर लें। वोल्टेज 600 से या 700 से ऊपर हम जाने ही नहीं देते, हम ये नेटवर्क लगा देते हैं, ठीक है। क्लैंप कर लेते हैं, उन वोल्टेज को रोक लेते हैं। तो ये जो सर्किट होता है ना, जो कि ये काम करता है, वोल्टेज को क्लैंप कर लेता है, रोक लेता है, ठीक है। ज़्यादा वोल्टेज 600 या 700 से ऊपर नहीं जाने देता। तो इस सर्किट को हम लोग स्नबर सर्किट कहते हैं। स्नबर भी 2-3 टाइप्स के हैं। एक होता है जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस सिर्फ लगी हुई होती है सीरीज के अंदर, ठीक है। उसके अंदर डायोड नहीं होता। तो ये 2-3 किस्म के स्नबर सर्किट्स होते हैं। फ्लाईबैक में जो ज़्यादा पावर की होती हैं 100 वाट से ऊपर, उनमें ज़्यादातर जो है डायोड, रेजिस्टर, कैपेसिटर के स्नबर सर्किट जो है वो इस्तेमाल हुए होते हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हैं ये कितनी रखनी होती है, ये हम लोग फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं और उसके अंदर हम इस मॉसफेट के वोल्टेज को भी जो है वो इस पे भी ये डिपेंड करते हैं हम लोग कि इसके मैक्सिमम वोल्टेज कितने हैं मॉसफेट के। अगर 700 वोल्ट है तो हो सकता है हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू और कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा करनी पड़ जाए, ताकि ज़्यादा पावर ज़ाया हो, ताकि वोल्टेज जो है हम लीकेज इंडक्टर्स के वोल्टेज ज़्यादा क्लैंप करें अच्छी तरह से, ताकि वो मॉसफेट के जो वोल्टेज है ना रेटेड, उससे ऊपर ना जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर हमें मॉसफेट ज़्यादा वोल्ट का 1200 वोल्ट का लगा हुआ है, फिर हम लोग यहाँ पर जो आरसीडी यानी पावर यहाँ हम कम ज़ाया कराएंगे, ठीक है, ताकि हमें पता है कि मॉसफेट जो ज़्यादा वोल्ट का है वो हैंडल कर लेगा। तो ये चीज़ जो स्नबर नेटवर्क है ये डिपेंड करता है मॉसफेट के हैंडलिंग वोल्टेज के ऊपर, ठीक है। जितने हैंडलिंग वोल्टेज होंगे उसके मुताबिक हम लोग स्नबर सर्किट जो है वो डिज़ाइन करते हैं। अब इसी सर्किट के नीचे जो सर्किट बना हुआ है, आप इसके अंदर देखें, यहाँ पर 100 ओम और 220 पिको फैरेड 1 kV के ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो इसको हम लोग आरसी स्नबर कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखें डायोड आपको नजर नहीं आएगा। तो जो कम वोल्टेज के, कम पावर के सर्किट्स होते हैं ना फ्लाईबैक, उनके अंदर हम लोग आरसी से काम चला लेते हैं, ये भी काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हाई पावर होते हैं उनके अंदर हम लोग जो है वो आरसीडी स्नबर इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप सो जो स्नबर का कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स था, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। तो ये इस तरह से काम करता है। दोस्तों यूसी 3843 और 3842 जो आईसीज है ना, इनके अंदर एक और फंक्शन होता है जिसे हम लोग करंट सेंसिंग कहते हैं, ठीक है। ये आईसीज जो है ये इन इंडक्टर का जो करंट सेंसिंग है ना, करंट कितना उसकी तरफ जा रहा है वो भी सेंस करती हैं। ये जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं ना, ये असल में लगे हुए होते हैं, ये जो मॉसफेट होता है ना, इसका जो सोर्स होता है, ये इसका गेट है, ये दरमियान वाला ड्रेन है, ठीक है। ये देखें, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पे जा रहा है और उसके बाद ये जो पहली पिन है ये इसका सोर्स है। सोर्स के ऊपर 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं, ये यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर के, ये लो वैल्यू रेजिस्टर्स हैं। ये जो शंट रेजिस्टर्स लगे हैं ना, ये 0.47 के 2 हैं, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू इनकी नहीं पता, लेकिन इनका जो कलर कोडिंग है ब्लैक 047 और सिल्वर यानी 0.47, आई थिंक दोनों ये पैरेलल हुए हैं 0.47 के। ये रेजिस्टर्स जो होते हैं ना, इनके साथ पिन 3 का कनेक्शन होता है, ठीक है, 3843 का। मैं सर्किट डायग्राम में आपको दिखाता हूँ ये चीज़। अब सर्किट डायग्राम में देखें, ये मॉसफेट लगा हुआ है, ठीक है।
इसका जो सोर्स है ना तीसरी पिन, ये इसके साथ ये रेजिस्टेंस लगी हुई है 0.22 ओम, इसके अंदर एक ही लगी हुई है, उसमें दो हैं, तो 0.22 ओम है। अब होता क्या है, जैसे ही ये मॉसफेट ऑन होता है ना, तो यहाँ से जो नेगेटिव होता है ना वो यहाँ से जाता है, इस रेजिस्टेंस में से गुजर के मॉसफेट के सोर्स से इंटर होता है, ड्रेन से निकलता है और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में करंट जाना शुरू हो जाता है। अब जो इंडक्टर होता है ना, ये एकदम से चार्ज नहीं होता, एक रैंप बनती है, ठीक है, इस तरह से रैंपिंग, जैसे स्केयर वेव आप दें तो रैंप बन रही होती है, यानी कि इनपुट ऐसी होती है, ठीक है, तो इस तरह की स्केयर वेव होती है, लेकिन जो करंट होता है ना वो कुछ इस तरह से इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा होता है, फिर ये एक पीक पे जाता है। अब अगर बहुत ज़्यादा हम जाने दें तो ये लाइन ऐसे सीधी हो जाती है, ठीक है, वो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हो गया इंडक्टर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो पल्स विद मॉड्यूलेशन होती है ना, इसको हम लोग पहले, या डिपेंड करता है कितनी हमें पावर आउटपुट में चाहिए, वहाँ पर हम इस स्विच को यानी मॉसफेट को क्लोज करवा देते हैं। अब आपको इसकी मैं करंट सेंसिंग की वर्किंग बताने लगा हूँ कि ये कैसे सेंसिंग करता है। जो यहाँ पर रेजिस्टर लगा हुआ होता है ना, ये जितनी भी ये लो वैल्यू होता है, ठीक है, ये जैसे 0.22 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। अब जब मॉसफेट ऑन होगा, ठीक है, यहाँ से करंट गुजरेगा, इंडक्टर जो है चार्ज होना शुरू हो जाएगा, इसकी जब करंट रैंप बनेगी इस तरह की, ठीक है, करंट रैंप बनेगी, यहाँ पर कुछ मिली एम्पेयर, फिर 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, इस तरह से ना करंट जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जब इस रेजिस्टर में से करंट ज़्यादा गुजरेगा ना, अगर इसके क्रॉस 1 वोल्ट या उससे ज़्यादा जनरेट होता है ना, तो ये 1 वोल्ट जैसे इस पे जनरेट होगा तो माइक्रो जो कंट्रोलर है ना, ये क्या करेगी, मॉसफेट को ऑफ करा देती है, ठीक है। जब भी 1 वोल्ट, क्योंकि 1 वोल्ट ये सेंस करती है, 1 वोल्ट से जैसे ही नीचे रहता है तो ये मॉसफेट को ऑन रखती है, जब 1 वोल्ट से ऊपर जाता है तो ये मॉसफेट ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये सेंस कर रही होती है करंट को कि इंडक्टर में जो करंट जा रहा है वो किस तरह से जा रहा है। अगर आउटपुट आप शॉर्ट कर देते हैं ना, फिर ये करंट जो है ना ये एकदम से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, रैंप नहीं बनती, वैसे तो नॉर्मली रैंप बन रही होती है, ठीक है, फिर रैंप नहीं बनती, फिर एकदम से करंट इंक्रीज होता है। तो ये जो है ना रेजिस्टर, इसके क्रॉस पहले ही 2 या 3 वोल्ट बन जाते हैं, तो ये जो है कंट्रोलर ये मॉसफेट को ऑफ करवा देती है। तो मतलब इस सर्किट के अंदर ना 38, 43, 42 वालों के अंदर किसी हद तक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन पहले से होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको शॉर्ट वगैरह करें तो फिर समटाइम्स होता है कि ये मॉसफेट जो है जल जाता है ओवर हीट होने की वजह से, लेकिन ज़्यादातर जो है शॉर्ट प्रोटेक्शन इसके अंदर होती है। आप इसे शॉर्ट अगर थोड़ी देर के लिए करते हैं तो ये हैंडल कर लेती है। ये जो शंट रेजिस्टेंस होती है इसके क्रॉस 1 या 1 से ज़्यादा वोल्ट बन जाते हैं और ये फ़ौरन से मॉसफेट को ऑफ करवा देती है और सप्लाई जो है वो शॉर्ट होने से बच जाती है। अभी जो है मॉसफेट के जो सोर्स और जो गेट था उसके साथ मैंने ऑसिलोस्कोप कनेक्ट की है और आप देखें कि अभी ये फ्रिक्वेंसी जो है 75 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, यानी कि 74.5 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर ये फ्लाईबैक जो है कन्वर्टर इस टाइम काम कर रहा है। तो आई होप सो फ्लाईबैक मोड स्विच मोड पावर सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है आपका वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे काम करती है। मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमारा फेसबुक ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लें, ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आप फाइल्स वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप www.faizanmazhar.com से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।